Hello everyone, how are you? I think you all are fit and fine. And now today again, welcome on my YouTube channel Max Elevation. Elevation for every student. Yes, there are elevation for every student on my YouTube channel. So now today we will discuss a very important method, Cramer's rule. And by using this method, we will find the solution of linear इक्वेशन ऑफ 2 और 3 वेरिएबल। तो लास्ट वीडियो में हमने वही सॉल्यूशन फाइंड आउट किए थे मैट्रिक्स मेथड से, और आज हम उन्हीं सॉल्यूशंस को क्रैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे। और आपको ये बता दूं कि क्रैमर्स रूल एक ऐसा मेथड है जिसके क्वेश्चंस कम से कम एक क्वेश्चंस आए जो आपके कंपटीशन एग्जाम्स है उनमें आता ही रहता है। तो क्रैमर्स रूल को आपको बहुत अच्छे ढंग से समझना है, बहुत अच्छे ढंग से इसको लेना है, और उसकी प्रैक्टिस भी आपको बहुत ही अच्छे ढंग से करनी है। तो आइए देखते हैं हम क्रैमर्स रूल में क्या होगा। आप सभी जानते हैं कि दो तरह के सिस्टम होते हैं हमारे लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 और 3 वेरिएबल्स के। दो तरह के सिस्टम होते हैं। पहला सिस्टम होता है नॉन होमोजेनियस और दूसरा सिस्टम होता है होमोजेनियस। नॉन होमोजेनियस सिस्टम में आपके जो राइट हैंड साइड है आप ये कह सकते हो कि कांस्टेंट वैल्यू जिसमें नॉन जीरो होती है, दैट इज कॉल्ड नॉन होमोजेनियस, लाइक दिस। इस तरह का सिस्टम आपका नॉन होमोजेनियस होता है जिसमें ax is equal to b कुछ आता है, तो दिस इज कॉल्ड नॉन होमोजेनियस सिस्टम। और इस तरह का सिस्टम ax is equal to 0 वाला सिस्टम कहलाता है होमोजेनियस सिस्टम। तो हम क्रैमर्स रूल को इन दोनों ही सिस्टम में अप्लाई करेंगे। नॉन होमोजेनियस में पहले करेंगे और फिर होमोजेनियस में बाद में करेंगे। और साथ ही साथ हम क्रैमर रूल से ये भी फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा सिस्टम कंसिस्टेंट होता है, कौन सा इनकंसिस्टेंट होता है। आपने देखा था मैट्रिक्स मेथड में भी हमने कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी फाइंड आउट की थी। तो अगर आपको ये सब कुछ सीखना है और बहुत जल्दी सीखना है तो आपको ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी लूंगा जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में भी आए हैं और हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आते रहते हैं। तो आपको ये वीडियो पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना है। तो आपको मैं बता दूं कि किस तरह से हम नॉन होमोजेनियस सिस्टम के इक्वेशंस को इस रूल के थ्रू सॉल्व करेंगे। सपोज करो ये आपके पास कोई इक्वेशन है a1x plus b1y is equal to c1, इट इज इक्वेशन नंबर 1, एंड a2x plus b2y is equal to c2, it is the equation number 2. So in Cramer rule, in the first line you always make d, capital D, and capital D is the determinant of the coefficient of variable. In the first column you always write the coefficient of x like a1 and a2, and in the second column you write the coefficient of y, that is b1 b2. तो इस तरह से आप d बनाएंगे और determinant of d को फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद आपको d1 बनाना है। d1 में आपको बनाते समय क्या करना है कि जो पहला कॉलम है उस पहले कॉलम को रिप्लेस करना है आपको कांस्टेंट वैल्यू से, इस तरह से c1 c2, और सेकंड कॉलम को आपको एज इट इज लिखना है, इट इज कॉल्ड d1। और उसके बाद आपको बनाना है d2। d2 कॉलम में फर्स्ट वाला कॉलम एज इट इज रहेगा, मींस ये d वाला जो फर्स्ट कॉलम है a1 a2 ये एज इट इज रहेगा, और आपको d2 कॉलम को रिप्लेस करना है, यानी b1 b2 को आपको कांस्टेंट वैल्यू से रिप्लेस करना है, यानी c1 c2 लिखना है। तो आपने देखा इस d1 और d2 में हमने क्या किया, d1 में हमने फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस किया कांस्टेंट वैल्यू से, और d2 में हमने सेकंड कॉलम को रिप्लेस किया, इस d वाले सेकंड कॉलम को रिप्लेस किया कांस्टेंट वैल्यू से, इससे d2 आ गया। अब हमें x फाइंड आउट करना है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप d1 d2 और d तीनों डिटरमिनेंट्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लो। और ये 2/2 का डिटरमिनेंट है तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है। आप जानते हो कि किस तरह से हम इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। आप ये तीनों वैल्यू जब आपके पास आ जाएगी तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको d1/d करना है, और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए d2/d करना है। तो इस तरह से हम x और y वेरिएबल की वैल्यू क्रैमर्स रूल से फाइंड आउट कर लेंगे। लेट्स सी। अब हमें इसी क्रैमर्स रूल को 3 वेरिएबल्स वाले सिस्टम पर भी अप्लाई करना है। तो सपोज करो यहां पर मैं आपको 3 वेरिएबल्स वाले सिस्टम की बात कर रहा हूं जो नॉन होमोजेनियस है। a1x plus b1y plus c1z is equal to d1, a2x plus b2y plus c2z is equal to d2, and then a3x plus b3y plus c3z is equal to d3. These are the 3 equations, and this system is non homogeneous because there are constant values, there are non-zero elements are there. So first of all you write the capital D, in which you will apply the in the first column coefficient of x. फर्स्ट कॉलम में हमेशा coefficient of x लिखो, सेकंड कॉलम में coefficient of y लिखो, और थर्ड कॉलम में coefficient of z लिखना है।
उसके बाद आपको बनाना है D1। अब D1 बनाते समय फर्स्ट कॉलम को आपको रिप्लेस कर देना है कांस्टेंट वैल्यू से। जो भी कांस्टेंट वैल्यू यहाँ राइट हैंड साइड में होगी उस वैल्यू को आपको फर्स्ट कॉलम में लिखना है, और बाकी दो कॉलम्स आपको एज इट इज लिखने हैं, B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। इसी तरह से आपको D2 डिटरमिनेंट बनाते समय इस सेकंड कॉलम को कांस्टेंट वैल्यू से रिप्लेस करना है, यानी आपको सेकंड कॉलम हटाना है और ये कांस्टेंट वैल्यू को यहां लगाना है, और फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को आपको कुछ भी नहीं करना, ये एज इट इज रहेंगे, केवल आपको रिप्लेस करना है सेकंड कॉलम। D1 D2 D3 यहां आ जाएगा। और इसी तरह से जब आपको D3 बनाना होगा तो D3 में आपको फर्स्ट टू कॉलम्स का कुछ नहीं करना, ये एज इट इज रहेंगे, और आपको थर्ड कॉलम को यानी इस वाले कॉलम को कांस्टेंट वैल्यू से रिप्लेस कर देना है इस तरह से। तो आप इन तीनों डिटरमिनेंट को अब आप सोल्व कर लीजिए, और आप जानते हैं डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के मेथड मैंने आपको पहले वीडियोस में बता रखा है। डिटरमिनेंट का जो मेरा फर्स्ट वीडियो है उसमें मैंने आपको डिटरमिनेंट को सॉल्व करना बता रखा है, तो आप इस डिटरमिनेंट को आप सोल्व कर लीजिए। अभी मैं नेक्स्ट जब क्वेश्चन लूंगा तो आपको मैं और सिखा दूंगा कि हम किस तरह से डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। अब डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के बाद कुछ वैल्यूज इनकी आएगी, फिर वैल्यूज आने के बाद आप सबसे पहले x को फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू होगी D1 अपॉन D, इसी तरह से y की वैल्यू होगी D2 अपॉन D, और z की वैल्यू होगी D3 अपॉन D। तो इस तरह से तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, x, y और z की। अब यहां पर स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर अगर मान लो d की वैल्यू 0 आ गई तो क्या होगा? तो गेम इज ओवर। अगर d की वैल्यू 0 आ गई देन यू विल गेट इनफाइनाइट टू एवरी टाइम, तो आपके पास इनफाइनाइट आएगा। तो यहां पर हम अभी थोड़ी देर में अगले क्वेश्चंस में या अगले कुछ समय के बाद हम यहाँ एक चेक करेंगे कौन सा सिस्टम कंसिस्टेंट होता है, कौन सा सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है, किस सिस्टम में हमें सॉल्यूशन मिलेगा और किस सिस्टम में हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी भी आनी चाहिए। सो नाउ लेट्स सी दिस मेथड एंड टेक द स्क्रीनशॉट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम क्रैमर रूल के थ्रू भी सिस्टम की कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी को चेकआउट करेंगे। तो अब मैं आपको सिस्टम की कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के बारे में बता रहा हूं, जो आपको बहुत ध्यान से देखनी है, और हो सके तो इन केसेस को आपको याद भी रखना है। मैं एक चार्ट से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आप एक एक चीज को बहुत बारीकी से देखें और इनको याद करने की कोशिश भी करें, क्योंकि यही वो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है आपके लिए जो आपको आगे क्वेश्चंस के रूप में फेस करनी है। तो नाउ लेट्स सी, देयर आर टू केसेस। मैन देयर आर टू केसेस। फर्स्ट वन इज व्हेन d is not equal to 0 and the second case when d is equal to 0. These are the two major cases. ये हमारे दो मेजर केसेस हैं, और जब हमारा d 0 नहीं होगा तो उस केस में d1, d2 और d3 में से कम एक वैल्यू नॉन जीरो होना जरूरी है। d1, d2 और d3 में से कम एक वैल्यू नॉन जीरो अगर होगी और d भी नॉन जीरो होगा तो उस कंडीशन में आपका सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो आपको ये याद रखना है यहाँ पर कि d1, d2 और d3 में से एटलीस्ट वन वैल्यू आपकी नॉन जीरो होना जरूरी है कंसिस्टेंट सिस्टम के लिए, जिसमें हमको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अब आप इसी केस में जब d नॉन जीरो होता है, अगर मान लो बाई चांस कई बार ऐसा होता है कि d1, d2 और d3 तीनों वैल्यू जीरो आ जाती है, तो आपके उस केस में जब तीनों वैल्यू जीरो आ जाएगी तो आप जानते हो x की वैल्यू क्या होती है, d1 अपॉन d होती है, y की वैल्यू भी d2 अपॉन d होती है, और z की वैल्यू होती है d3 अपॉन d। तो उस केस में जब d1, d2, d3 तीनों जीरो आ जाएंगे और d नॉन जीरो है तो उस कंडीशन में x, y और z जीरो हो जाएंगे और सॉल्यूशन फिर भी आएगा, इसलिए आपका सिस्टम कंसिस्टेंट कहलाएगा। तो ये आपका हो गया इसी का सेकंड केस। अब आप आइए इधर की तरफ जहां पर d की वैल्यू जीरो है। अब अगर d की वैल्यू जीरो है और वापस से हमने कहा कि d1, d2 और d3 की वैल्यू एटलीस्ट वन वैल्यू नॉन जीरो है, तो उस कंडीशन में सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा और आपका कोई सॉल्यूशन सिस्टम का नहीं आएगा। यानी इस कंडीशन में, जिस कंडीशन में d की वैल्यू जीरो होगी और d1, d2 और d3 में से कम एक वैल्यू नॉन जीरो होगी, तो उस कंडीशन में सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा और कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। और कई बार ऐसा होता है कि d1, d2 और d3 की वैल्यू, तीनों की वैल्यू जीरो आ जाए और d भी जीरो आ जाए, तो उस कंडीशन में हमें नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन दोनों में से कुछ भी मिल सकता है। यानी हमें यहाँ पर दोनों ही केस कंसीडर करने होंगे। तो ये हमारा एक रूट चार्ट है जिससे हम
कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी को चेकआउट करेंगे और ये रूट चार्ट आपको एज इट इज लर्न करना है जिससे हमें क्वेश्चंस करने में आसानी रहे। तो लेट्स सी एंड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस रूट चार्ट। अब देखिए हमारे सामने ये एक सिस्टम है टू वेरिएबल का एक्स और वाई का, जिसका सॉल्यूशन हमें क्रैमर रूल से करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बहुत ही आराम से समझ में आएगा। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे पहले आपको डी बनाना है और आपको पता है डी डिटरमिनेंट में हम फर्स्ट कॉलम में एक्स के कोएफिशिएंट काम में लेते हैं और सेकंड कॉलम में वाई के कोएफिशिएंट काम में लेते हैं। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 2 10, 3 2 6 यानी 4 आ गया और 4 आपका नॉन जीरो है, यानी यहाँ कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर आना है। अब उसके बाद हम D1 बनाएंगे। D1 बनाते समय फर्स्ट कॉलम को कांस्टेंट वैल्यू से रिप्लेस करना है और सेकंड कॉलम एज इट इज आएगा और फिर इसको सॉल्व करना है। 3 2 6, 5 2 10, देन यू विल गेट -4 और सिमिलरली D2 बनाना है। अब D2 बनाते समय ये जो सेकंड कॉलम आपको दिखाई दे रहा है इसको आपको इन कांस्टेंट से रिप्लेस करना है, यानी फर्स्ट कॉलम 5 और 3 एज इट इज आएंगे और ये सेकंड कॉलम 3 और 5 से रिप्लेस हो जाएगा और फिर इसको सॉल्व करना है। 5 5 25 -9 दैट इज 16। तो ये D2 की वैल्यू आ गई 16। अब आप जानते हो कि x की वैल्यू होती है D1/D और y की वैल्यू होती है D2/D। तो यहाँ पर D1 की वैल्यू है -4 और D की वैल्यू है 4, सो यू विल गेट 1। तो x का वैल्यू आ गया -1। सिमिलरली y के लिए 16 और D की वैल्यू आ गई 4, so 4 4 is 16, तो y की वैल्यू आ गई 4। तो इस लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का जो सॉल्यूशन आया वो आया x -1 एंड y 4। तो क्रैमर रूल से आपने इसको सॉल्व किया, बहुत ही आसानी से सॉल्व किया। हमने इसी क्वेश्चन को मैट्रिक्स मेथड से भी सॉल्व किया था। तो आपको यहाँ एक कंपैरिजन भी देखने को मिल रहा है कि मैट्रिक्स मेथड में क्या होता था और क्रैमर रूल में हम क्या कर रहे हैं। तो नाउ अगेन यू सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखिए ये आपके सामने एक सिस्टम है जिसमें 3 वेरिएबल्स हैं x, y और z। इस सिस्टम को वापस से हम क्रैमर रूल अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम। तो सबसे पहले आपको d बनाना है। d के लिए x, y एंड z के कोएफिशिएंट लिखने हैं आपको कॉलम की फॉर्म में। तो ये मैंने y के लिख दिए, उसके बाद z के कोएफिशिएंट मैंने लिख दिए एंड देन यू सॉल्व इट। उसके बाद आपको इसको सॉल्व करना है। फिर आपको D1 बनाना है। D1 के लिए फर्स्ट कॉलम को कांस्टेंट वैल्यू से रिप्लेस करना है और बाकी दो कॉलम्स एज इट इज ही रहेंगे। These two columns are as it is. Similarly for D2, now you replace this second column by the constant value 3, 10 and 1. So first column as it is, third column as it is, and now you replace this second column by the constant 3, 10 and 1. And similarly for D3, D3 के लिए ये थर्ड कॉलम आपको रिप्लेस करना है। तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज आ गया, सेकंड कॉलम भी एज इट इज आ गया और थर्ड की जगह आपको एक कांस्टेंट वैल्यू लिखनी है 3, 10 एंड 1। अब आपको इन डिटरमिनेंट्स को, इन चारों डिटरमिनेंट्स को सॉल्व आउट करना है। तो फर्स्ट रो के अलोंग में इसको सॉल्व करूंगा। तो 1 ये कॉलम हट जाएगा, ये रो हट जाएगी। -21 प्लस 1, -21 प्लस 1 इज कम। आफ्टर दैट इट इज -1, ये कॉलम हट जाएगा, ये रो हट जाएगी। -14 -3 इज कम एंड सिमिलरली फॉर -1 ये कॉलम और ये रो हट गई। -2 एंड -9 इज कम। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा देन आई विल गेट -20 प्लस 17 एंड इट इज प्लस 11। तो 11 and 17 28, 28 में से अगर 20 लेस करूंगा देन देयर आर 8 इज रिमेनिंग। सिमिलरली इसको भी सॉल्व करूंगा 3 के लिए। तो ये कॉलम और ये रो हट जाएगी। -21 प्लस 1 इज कम देन -1। तो ये कॉलम ये रो हट गई। -70 -1 इज कम। फिर -1 के लिए करूंगा तो ये रो ये कॉलम हट गई। -10 एंड -3 इज कम। -10 एंड -3। सो नाउ I will solve it. It is -60. It is -71. That is plus 71, and it is plus 13. So now it become 74. 84 is come, and it is 24. And now similarly इसको भी solve करना है। पहले 1 के लिए ये कॉलम और ये रो हट गया। -70 -1 then -3 ये रो ये कॉलम हट गई। -14 -3 एंड देन 4 -1 ये रो और ये कॉलम हट जाएगी। तो 2
minus 30 is come. And now again you solve it. It is minus 71. It is minus 17. 17 3s are 51. So it become plus 51. Minus 28. So it become plus 28. So minus 71 and it is 8 and 1 9. 5 and 2 7. 79 minus 71 that is 8. And now you solve for D3. That is 1. तो ये कॉलम और ये रो हट गया 3 प्लस 10 आएगा फिर माइनस 1 ये कॉलम और ये रो हट जाएगी एंड देन यू विल गेट ये आपने इसके लिए सोल्व किया ये कॉलम और ये रो हट जाएगी 2 माइनस 30 इज कम 2 माइनस 30 एंड देन इट इज प्लस 3 तो ये कॉलम और ये रो हट गया माइनस 2 एंड माइनस 9 माइनस 2 एंड माइनस 9 इज कम अब आप इसको अगर सॉल्व करेंगे देन इट इज 13 it is plus 28 and it is minus 33 तो अगर आप इसको सोल्व करते हैं then you will get 141 minus 33 that is 8 तो आपके पास 8 आ गया तो इस तरह से आपने D1, D2 और D3 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब आपको पता ही है कि डिटरमिनेंट के मेथड में x इज इक्वल टू होता है D1 अपॉन D, y इज इक्वल टू होता है D2 अपॉन D and z is equal to होता है d3 upon d. तो what is the value of d1? d1 is 24 and d is 8. Similarly the value of d2 is 8 and d is again 8 and similarly d3 is 8 and d is 8. So 8 3s are 24, 8 1s are 8 and 8 1s are 8. So the value of x is come 3, y is equal to 1 and z is equal to 1. This is your answer of this system. तो यहाँ पर आपने देखा हमें तीनों की वैल्यूज x को y और z की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है तो ये सिस्टम क्या रहेगा कंसिस्टेंट एंड दिस सिस्टम गिव्स यू यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपने देखा था स्टार्टिंग में d की वैल्यू 0 नहीं थी और d1, d2, d3 की वैल्यू भी 0 नहीं थी तो बहुत आसानी से हमें वेरिएबल्स की वैल्यू मिल गई है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपके सामने जो क्रैमर रूल से मैंने किए आई थिंक यू फील दैट दीज बोथ क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल and these questions are the basic questions which are solved by the Cramer rule. So now again you see these questions. अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, एक कहानी जो आपको ये सिखाएगी कि मेहनत करने से क्या होता है। मैं रोजाना घूमने निकलता हूं और एक लड़के को जो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा लड़का है वो रोजाना अपनी साइकिल चलाने भी निकलता है उसी समय जिस समय मैं सुबह घूमने निकलता हूँ मॉर्निंग वॉक पर और उसकी साइकिल के पीछे मैं हमेशा एक फावड़ा, आप जानते हैं फावड़ा क्या होता है, फावड़ा जिससे हम जमीन को खोदते हैं, वो उसकी साइकिल के नीचे हमेशा साइकिल के पीछे बंधा हुआ रहता था। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, मैं उसको देखते देखते कम से कम 10 दिन निकाल दिए। अब मेरे मन में ये क्वेश्चन आया कि आखिर ये लड़का सुबह सुबह, मुझे नहीं लगता कि अनपढ़ होगा, पढ़ा लिखा है, तो ये सुबह सुबह फावड़ा लेकर जाता कहां पर है। तो मैं भी एक दिन उसके पीछे हो लिया और उसने साइकिल खड़ी कर दी और एक सुनसान जगह पर जाकर एक पेड़ के पीछे छुपकर उस फावड़े से उसने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। मैंने सोचा कोई ना कोई तो यहाँ पर गड़बड़ है, क्योंकि इतनी दूर आके सुनसान जगह पर अगर ये गड्ढा खोद रहा है तो मिस कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो मैंने उस दिन उससे कुछ नहीं पूछा, मैं आ गया चुपचाप देखकर। अगले दिन मैं वापस गया और वही उसने प्रोसेस किया जो पहले दिन किया था, यानी वही गड्ढा, उसी गड्ढे को और ज्यादा खोदने लग गया। अचानक उसकी आंखें मेरे ऊपर आई, मेरे को उसने देख लिया और मेरे पास आके हाथ जोड़कर मुझे कहने लगा कि आप ये मत सोचना मैं कोई गलत काम कर रहा हूं। मेरी अभी थोड़े दिनों पहले ही एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में एज ए मजदूर मेरी नौकरी लगी है और मुझे खड्डा खोदने का कोई अनुभव नहीं है, मुझे इस तरह का कार्य करने का कोई अनुभव नहीं है। इसलिए उस अनुभव को लेने के लिए मैं रोजाना सुबह निकलता हूं और आधा 1 घंटा इस गड्ढे को खोदता हूं, जिससे जब मैं नौकरी करने पे जाऊं, क्योंकि मेरी नौकरी लगने में अभी उन्होंने मुझे 1 महीने का समय दिया है, 1 महीने बाद मुझे ज्वाइनिंग करनी है, तो 1 महीने बाद जब मैं उनकी नौकरी पर जाऊं तो मुझे सारे काम परफेक्टली आ जाएं। इस तरह से मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूं। तो उस लड़के की बात सुनकर मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि उसे अपनी नौकरी का डर है, इसलिए वो अभी से मेहनत कर रहा है। आप ये कहानी मुझसे और उस लड़के से मत जोड़िए, ये हमारे जीवन की सच्चाई है, क्योंकि
सफलता हमें तभी मिलती है जब हम किसी काम के लिए मेहनत करते हैं। तो अगर आपको कोई कंपटीशन एग्जाम फाइट करना है, अगर आपको अपने जीवन में सफलता हासिल करनी है, तो उसकी मेहनत आपको कल से नहीं अभी से ही शुरू करनी चाहिए। आपने देखा वो लड़का अपनी नौकरी जाने के डर से मेहनत कर रहा है, खड्डा खोद रहा है रोजाना, तो आपको भी कुछ इसी तरह से दिन रात लगकर अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखना है। चाहे से दुनिया कहीं से भी इधर से उधर हो जाए, आपके ऊपर, आपकी मेहनत पर, आपकी हार्ड वर्किंग पर कोई असर नहीं होना चाहिए। आपको अर्जुन जिस तरह से मछली की आंख में अपने तीर को मारता है, उसी तरह से आपको एक लक्ष्य बनाना है और उस लक्ष्य को अपनी मेहनत से, अपनी हार्ड वर्किंग से पूरा करके दिखाना है। तभी आपका जीवन सफलताओं से भरा होगा, अन्यथा आप असफल होने में ज्यादा कसर नहीं छोड़ेंगे। अधिकतर स्टूडेंट कंपटीशन एग्जाम्स के फॉर्म तो फिलअप कर देते हैं, लेकिन उस कंपटीशन के लायक अपने आप को तैयार नहीं करते। इसलिए आपको तैयार करना है अपने आप को उस कंपटीशन के लिए। आप लाइफ में कोई सा भी कंपटीशन दे, लेकिन उस कंपटीशन के लिए अपने आप को तैयार करना आपका खुद का एक जिम्मेदारी है, एक नैतिक मूल्य है, जिसे आपको 100% करके दिखाना है। So now let's see this question. This question is very important question for us, because in this question, in this single question, you learn the various conditions of no solution, unique solution, and infinitely many solutions. So let's see the solution of this question. What is this question? In this question you will find the value of m and n, and there are three equations are given, and you will find the value of m or n for no solution, for unique solution, and for infinitely many solution. तो देखिए हम किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको डेल्टा बनाना है। डेल्टा में x के कोफिशिएंट को आपको लिखना है, फिर y के कोफिशिएंट आपको सेकंड कॉलम में लिखने हैं, m, 2 और 1, और z के कोफिशिएंट आपको थर्ड कॉलम में लिखने हैं। उसके बाद इसको सॉल्व आउट करना है। तो हम सबसे पहले 2 के लिए करेंगे, तो ये कॉलम और ये रो गई, 6 माइनस n यहाँ आएगा, फिर उसके बाद हमको माइनस का n लिखना है अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन। तो ये कॉलम और ये रो चला गया, 3 माइनस n आएगा, और फिर उसके बाद हमें प्लस 6 के लिए ये कॉलम और ये रो उठाना है, 1 माइनस 2 आएगा। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, देन यू विल गेट 12 माइनस 2n एंड इट इज माइनस 3n प्लस mn एंड इट इज माइनस 6। अब यहाँ पर और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन यू विल गेट 12 माइनस 6 इज 6 माइनस 2n माइनस 3m प्लस mn। अब यहाँ आपको 4 टर्म्स दिख रही है, तो यहाँ आपको पेयरिंग करनी है। पेयरिंग किस तरह से करेंगे, 6 माइनस 3m को एक साथ लिख दें और माइनस 2n प्लस mn को एक साथ लिख दें। अब आप पेयर बना के इनमें से कॉमन ले लीजिए। इनमें से कॉमन आ रहा है 3, तो आपके पास बचेगा 2 माइनस m, और यहाँ पर कॉमन आ रहा है n, तो माइनस का n यहाँ कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास बचेगा 2 माइनस m, और फिर 2 माइनस m वापस से कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास बचेगा 3 माइनस n। ये वैल्यू आ गई आपकी डेल्टा की। तो ये डेल्टा आपका जो आया है, अब हमारे को अकॉर्डिंग टू द कंडीशन देखना है। तो सबसे पहले हम यूनिक सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, यानी सेकंड पार्ट हम इसका करते हैं। तो सेकंड पार्ट में है यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन के लिए व्हाट इज द कंडीशन, क्रैमर्स रूल्स की जो कंडीशन मैंने बताई थी, वो बताई थी कि d 0 नहीं आना चाहिए। तो d और डेल्टा, इसको हम d भी बोल सकते हैं डेल्टा की जगह, तो आप यहाँ इसको d लिख दीजिए। तो d की वैल्यू यहाँ नॉट 0 है, तो ये नॉट 0 कब आएगी, जब 2 माइनस m की वैल्यू भी नॉट इक्वल टू 0 हो और 3 माइनस n की वैल्यू भी नॉट इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ से m की वैल्यू आएगी नॉट इक्वल टू 2 एंड n की वैल्यू नॉट इक्वल टू 3। तो ये हमारा केस है, जब हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आएगा तो उस केस में d की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी। तो d जब नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ पर d इक्वल टू, ये दोनों फैक्टर्स हैं, तो इन दोनों फैक्टर्स की वैल्यू भी नॉट इक्वल टू 0 आएगी। तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन के लिए m की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं आनी चाहिए और n की वैल्यू 3 के इक्वल नहीं आनी चाहिए। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। तो ये आपके जो सॉल्यूशंस आए हैं वो यूनिक सॉल्यूशन के लिए आए हैं। नाउ लेट्स सी, जिस तरह से हमने d की वैल्यू फाइंड आउट करी 2 माइनस m एंड 3 माइनस n, उसी तरह से हमें d1, d2 और d3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और आप सब जानते हैं d1 किस तरह से फाइंड आउट होता है। d1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें फर्स्ट कॉलम को इन कांस्टेंट वैल्यू से रिप्लेस करना होता है, बाकी 2 कॉलम्स एज इट इज, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमारे पास कंडीशन आ गई d1 की 2 माइनस m एंड 15 माइनस 4n। अगर आपने इस डिटरमिनेंट को सॉल्व किया तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसी तरह से जब आप d2 को सॉल्व करोगे
तो जो सेकंड कॉलम है, ये सेकंड कॉलम 8, 5 और 4 से रिप्लेस हो जाएगा। ये 8, 5, 4 से रिप्लेस हो गया और इसको सॉल्व आउट करेंगे तो D2 की वैल्यू सॉल्व आउट करने पर 0 आ गई। और फिर वापस से ये थर्ड कॉलम 8, 5, 4 से रिप्लेस करेंगे तो D3 आ जाएगा। 8, 5, 4 से आपने रिप्लेस कर दिया, इसको भी आपको सॉल्व करना है तो आपको D3 की वैल्यू m-2 यहाँ आ जाएगी। तो इस तरह से आपने D की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, D1, D2 और D3 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे थर्ड केस की, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपके माइंड में ये स्ट्राइक करना चाहिए कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब आता है। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आने के लिए D का वैल्यू 0 होना जरूरी है, साथ ही साथ D1, D2 और D3 का वैल्यू भी 0 होना चाहिए। अगर आपके माइंड में ये स्ट्राइक नहीं करता तो आप 10th क्लास या 9th क्लास का आपने शायद वहां पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के कंडीशंस देखे होंगे, जब पैरेलल लाइंस कॉन्साइड लाइंस आती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो उस कंडीशन में हमारी दोनों लाइंस कॉन्साइड कर जाती है और हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलते हैं। ठीक इसी तरह यहाँ पर भी अगर d की वैल्यू 0 आ जाए और साथ ही साथ में d1, d2 और d3 की वैल्यू 0 आ जाए तो हमें यहाँ पर भी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिल सकते हैं। तो सबसे पहले d की वैल्यू 0 कैसे आएगी, हमें d को 0 बनाना है। तो d की वैल्यू 0 लाने के लिए हमें यहाँ पर m को 2 लाना पड़ेगा। अगर m की वैल्यू 2 आ गई तो टोटली 2 - 2 ये 0 बन जाएगा। तो हमें फर्स्ट कंडीशन ध्यान रखनी है कि m की वैल्यू 2 लाने से ये 0 बन सकता है। उसके बाद यहाँ पर हमें d1 ऑटोमेटिकली 0 बन जाएगा क्योंकि m की वैल्यू हमने 2 ले ली। क्योंकि कई बच्चे मुझे कहते हैं सर n की वैल्यू 3 क्यों नहीं लोगे, क्योंकि n की वैल्यू 3 लेने से भी तो 0 बन रहा है। यहाँ पर m की वैल्यू 2 लेने से तो 0 बन ही रहा है, साथ में n की वैल्यू 3 लेने से भी यह 0 बनता है। लेकिन हमने m की वैल्यू इसलिए यहाँ 2 ली क्योंकि इससे हमें एक तीर से दो निशाने, यानी कि यहाँ पर भी 0 आ गया, यहाँ पर भी 0 आ गया, यानी d आपका 0 आ गया, d1 आपका 0 आ जाएगा, d2 ऑलरेडी आपका 0 है और d3 आपका 0 आ जाएगा अगर m की वैल्यू हमने 2 ले ली। यानी एक तीर से हमने बहुत सारे निशाने यहाँ पर कर दिए अगर हम m की वैल्यू 2 ले लेते हैं तो। और अगर हम m की वैल्यू 3 लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फिर केवल ये 0 बन पाएगा, आपका d1 और d3 0 नहीं बन पाएगा। तो m की वैल्यू को 2 लेना बहुत जरूरी है और n की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो m is 2 here for infinitely many solution. Now let's see this solution. After that I write something. तो जैसा कि आपने देखा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए हमने m की वैल्यू को 2 कर दिया। m की वैल्यू को 2 करने से d 0 हो गया, d1 0 हो गया, d2 ऑलरेडी 0 है और d3 आपका 0 हो गया। तो ये हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन मिल गई, ये सारी वैल्यूज आपकी 0 हो गई। अब हम बात करते हैं नो सॉल्यूशन की, इट इज द लास्ट केस। अब ये लास्ट केस है नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन आपको कब मिलेगा, यानी सॉल्यूशन आपको कब नहीं मिलेगा। तो नो सॉल्यूशन का सिंपल सा तरीका है कि d की वैल्यू तो 0 आ जाए, यानी d की वैल्यू तो 0 चाहिए ही चाहिए हमें, और साथ ही साथ में d1, d2 और d3 में से कोई एक वैल्यू नॉन जीरो आनी चाहिए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, d की वैल्यू को 0 बनाना है तो सिंपल सा है, d की वैल्यू अगर आप m इज इक्वल टू 2 पुट अप कर देंगे तो ये वाला केस रिपीट हो जाएगा। इसलिए d को 0 बनाने के लिए यहां पर हम n की वैल्यू को 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे जिससे d की वैल्यू 0 हो जाएगी। और साथ ही साथ में यहां पर d1, d2 एंड d3 में से कोई एक वैल्यू नॉन जीरो आएगी। वन ऑफ देम d1, d2 एंड d3 इज नॉट इक्वल टू 0। तो उस कंडीशन में आपके पास जो सॉल्यूशन आएंगे वो एक भी नहीं आएंगे, इट मींस देयर आर नो सॉल्यूशन। तो इस केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा जब आपका n इज इक्वल टू 3 होगा। और यहां साफ साफ मैं लिख देता हूं m की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए। n की वैल्यू तो 3 हो जाए जिससे 0 बन जाएगा, लेकिन m की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए क्योंकि m की वैल्यू 2 होते ही तो ये सारा का सारा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में चला जाएगा। तो इस तरह से आपने इस सॉल्यूशन में क्या देखा कि आपको जो कंडीशंस हैं क्रैमर्स रूल में, जो कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी की जो कंडीशंस बता रखी है वो बिल्कुल करेक्टली लर्न होनी चाहिए। अगर आप कोई कंडीशन याद है तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में ये सारी कंडीशन ही काम में आएगी जिनकी हेल्प से आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तो आप इस क्वेश्चन को वापस से एक बार देखिए और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अब हमारे सामने एक नया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 3 इक्वेशन दे रखी है और हमें कहा गया है कि ये सिस्टम जो है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो बताइए ए की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले जब इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको क्या चाहिए, आपको सबसे पहले कंडीशन चाहिए कि हमारे इक्वेशन यानी जो सिस्टम होता है वो नो सॉल्यूशन कब होता है। नो सॉल्यूशन होने के लिए कंडीशन होती है d इज इक्वल टू 0
और वन ऑफ देम d1 d2 d3 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी d की वैल्यू तो 0 होनी चाहिए और d1 d2 d3 में से किसी एक की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए। तो इट इज द कंडीशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ d। तो सबसे पहले हम इसमें d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो d की वैल्यू के लिए आपको x के कोफिशिएंट फर्स्ट कॉलम में लिखने हैं, y के कोफिशिएंट सेकंड कॉलम में और z के कोफिशिएंट थर्ड कॉलम में लिखने हैं। अब आपको इस डिटरमिनेंट को सॉल्व आउट करना है। सॉल्यूशन करने के लिए हम इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। r1 गोस टू r1 माइनस r2 एक ऑपरेशन हमने अप्लाई किया है ना, r2 गोस टू r2 माइनस r3 हमने किया, जिससे ज्यादा से ज्यादा जीरो बन जाए और हमारे ये आसानी से सॉल्व हो जाए। 1 माइनस ए आएगा यहाँ पर, a माइनस 1 माइनस 1 इज 0 बिकॉज इट इज r1, इट इज r2 एंड इट इज r3। तो हमने पहली बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, देन यू विल गेट a minus 1 and 0 and 1 minus a and this 1 and a as it is। अब हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं along to the first row, 1 minus a as it is। तो ये कॉलम हट गया, ये रो हट गई, 0 and it is minus of 1 minus a and for this a minus 1, इसके लिए हमने सॉल्व किया, ये और ये हट गया, तो ये आएगा a multiply a minus 1 because this is multiplied by a multiplied by a minus 1 and 1 multiplied by 1 minus a। अब हमने इसको सॉल्व किया, so it become 1 minus a whole square and there are a minus 1 and there are a square minus a minus 1 and plus a, so plus a and minus a is also cancelled out, so you will get 1 minus a whole square minus a minus 1 and it is a square minus 1। so now which value is common here? कौन सी वैल्यू यहाँ कॉमन आ रही है? यहाँ पर हम इस 1 माइनस ए के होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस a माइनस 1 एंड इट इज a माइनस 1 एंड a प्लस 1। इसके हमने फैक्टराइजेशन कर दी है एंड आफ्टर दैट देयर आर कॉमन a माइनस 1 होल स्क्वायर इज कॉमन बिकॉज यहाँ पर भी a माइनस 1 होल स्क्वायर आएगा तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पर बचेगा, यहाँ माइनस 1 बचेगा और यहाँ बचेगा माइनस ऑफ a प्लस 1, ये वैल्यू हमारे पास बची। अब हम इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे, देन यू विल गेट a minus 1 whole square and here we will get minus 1 and minus 1 minus 2, so it become minus a and minus 2, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। और यहाँ पर भी अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो a minus 1 whole square and a plus 2 is कम, तो ये फाइनली हमारे पास आंसर आ गया माइनस ऑफ a minus 1 whole square and a plus 2। तो इट इज द सॉल्यूशन ऑफ d। ये इस डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन आ गया कंप्लीट, a minus 1 whole square and a plus 2। और इसके साथ साथ हम d1 को भी सॉल्व करेंगे। तो d1 को सॉल्व करने के लिए इस फर्स्ट कॉलम की जगह पर कांस्टेंट वैल्यू हम लगा देंगे 1 1 1 और बाकी टू कॉलम्स एज इट इज a1 1 एंड 1 1 a और वापस से वही सेम थिंग r1 गोस टू r1 माइनस r2 कर दिया एंड r2 गोस टू r2 माइनस r3 कर दिया। तो यहाँ पर d1 की वैल्यू आ जाएगी 1 minus 1 that is 0, that is a minus 1 and 0, it is 0, it is 0 and that is a minus 1 minus a and 1 1 a as it is। तो इसको हमने एक्सपेंड कर दिया माइनस ऑफ a minus 1 के अकॉर्डिंग, तो ये हट गया, ये हट गया, 0 आया और ये 1 minus a बन गया। तो ओवरऑल मिला के d1 की वैल्यू आ गई a minus 1 होल स्क्वायर, बिकॉज ये 1 minus a का माइनस के हिसाब से a minus 1 बन जाएगा, तो a minus 1 होल स्क्वायर आ गया। अब सिमिलरली हमें d2 फाइंड आउट करना है। तो d2 के लिए हमने क्या किया, इस सेकंड कॉलम को 1 1 1 से रिप्लेस कर दिया। तो यू विल गेट 1 a 1 फर्स्ट कॉलम एज इट इज 1 1 a, ये भी एज इट इज और यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1। फिर वापस सेम अप्लाई करेंगे हम प्रॉपर्टी और सिंप्लीफाई करेंगे, देन यू विल गेट अगेन a minus 1 होल स्क्वायर। आप इसको चाहे सिंप्लीफाई करना एंड सिमिलरली फॉर d3 इस थर्ड कॉलम को हमने रिप्लेस कर दिया 1 a 1 एज इट इज एंड a 1 1 एंड देन देयर आर 1 1 1। तो इस थर्ड कॉलम को हमने कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया, उसको भी अगर आप सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट a minus 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मेन बात है नो सॉल्यूशन की कंडीशंस क्या होती है। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है कि d की वैल्यू 0 आ जाए और वन ऑफ देम d1 d2 एंड d3 में से कोई एक वैल्यू नॉन जीरो आ जाए। तो यहाँ पर आपके पास a minus 1 होल स्क्वायर, अगर आप a, यहाँ पर दो सॉल्यूशन a के निकलते हैं, पहला 1 और दूसरा सॉल्यूशन आता है -2। तो अगर आप 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो उससे क्या होगा, ये तो 0 बनेगा ही, d तो 0 बन ही जाएगा, साथ ही साथ में d1
D2 और D3 भी 0 बन जाएंगे। तो A इज इक्वल टू 1 तो वैल्यू हो नहीं सकती, क्योंकि उससे तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आ सकते हैं। तो A इज इक्वल टू -2 अगर आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो D तो 0 आएगा, लेकिन D1, D2 और D3 0 नहीं आएंगे। तो हमारा इस सिस्टम का जो सॉल्यूशन है, जो हमसे पूछा जा रहा था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, तो हम फाइनल किस स्टेज पे पहुंचे, हमारी जो वैल्यू ऑफ A है वो क्या होगी, A is equal to -2 होगी। सो इट इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में आया हुआ भी है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस भी करनी है। तो नाउ लेट्स सी एंड टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। And now it is the next question. And in this question, for the system of equation, check the correct option. There are 4 options is given, and this is the system of linear equation of 3 variable. And there are 4 options are given. In the first option, there are infinite solution for lambda is equal to 8. The second option, infinite solution when lambda is equal to 2. Then third solution, no solution when lambda is equal to 8. And the fourth option, no solution when lambda is equal to 2. It means you will find the value of lambda. यानी आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको इसको फाइंड आउट करना है। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखो इसको किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डी बनाइए। डी डिटरमिनेंट जो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट का होता है, लैम्डा 2 लैम्डा एंड 4 एंड देयर आर 2 3 लैम्डा एंड देयर आर 2 5 एंड 6। उसके बाद आपको इसको सॉल्व करना है, डी को आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व डायरेक्टली कर लेते हैं हम इसको सॉल्व फर्स्ट रो के अलोंग। तो ये और ये हट जाएगा। इट इज 18 माइनस 5 लैम्डा देन -2, इट इज 12 लैम्डा -20 एंड देन फॉर 2 इट इज 2 लैम्डा स्क्वायर -12। सो नाउ यू विल सॉल्व इट। 18 लैम्डा माइनस 5 lambda square minus 24 lambda, it is plus 40, it is 4 lambda square minus 24. Now you collect the like terms, 4 and minus 5 lambda square, minus lambda square बचेगा 18 lambda and 24, तो माइनस का 6 lambda आएगा। अब उसके बाद 40 है और ये माइनस का 24 है, तो प्लस का 16 आएगा। सो नाउ इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए, लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा माइनस 16। सो 8 to the 16 is the factor, so you factorize it, lambda plus 8 and lambda minus 2. It is the factorization of this equation, lambda plus 8 and lambda minus 2. It is the factorization. So what is d1 now? अब d1 की वैल्यू क्या होगी? d1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको फर्स्ट कॉलम को कांस्टेंट वैल्यू से रिप्लेस करना होगा। यानी यहाँ पर आपको 5 8 10 लिखना है, बाकी 2 कॉलम्स एज इट इज 2 5 एंड 6 एंड अगेन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस d1। तो पहले 5 के फर्स्ट रो के अलग जाएंगे, 5 हट गया, देन यू विल गेट दिस वैल्यू, फिर -2 ये कॉलम और ये रो हट गया, 48 माइनस 50 और फिर 2 के अलग ये कॉलम और ये रो हट जाएगा, 8 लैम्डा माइनस 30। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 90 minus 25 lambda, 96 plus 100, and then you also say that it is -2 and +2, that is +4, okay, and it is 16 lambda minus 60. Now if you solve it, अब इसको solve करेंगे, -25 plus 16 that is -9 lambda is remaining, and 90 minus 60 that is 30, 34 is come, तो यहाँ 34 आएगा, -9 लैम्डा प्लस 34। अब यहाँ तक पहुंचने के बाद हमें यहाँ पर लैम्डा की 2 वैल्यूज मिल रहे हैं। एक तो मिल रहा है यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू -8, फर्स्ट वैल्यू इज लैम्डा इज इक्वल टू -8 एंड द सेकंड वैल्यू इज लैम्डा इज इक्वल टू 2। तो लैम्डा इज इक्वल टू -8 तो हमारे इस चारों ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया, बचा हमारा लैम्डा इज इक्वल टू 2। अब लैम्डा इज इक्वल टू 2 दोनों के लिए आ रहा है, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन के लिए भी आ रहा है और नो सॉल्यूशन के लिए भी आ रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए डी की वैल्यू भी 0 होती है और d1, d2 और d3 की वैल्यू भी 0 होती है। ये मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि क्रैमर रूल्स में जो हमने चार्ट बनाया था, आपको रूट मैप बनाया था, उस चार्ट को आपको ढंग से याद रखना है, क्योंकि ईच एंड एवरी क्वेश्चन बाउंड्स टू दिस ऑल थिंग्स।
in which we will discuss about the consistency or inconsistency, and we also discuss about the नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एंड यूनिक सॉल्यूशन। तो इन सब चीजों के लिए आपको बिल्कुल पक्का याद होना चाहिए। तो मैं वापस से रिपीट कर देता हूं, नो सॉल्यूशन के लिए डी की वैल्यू 0 होती है और d1 d2 d3 में से किसी एक की वैल्यू नॉन जीरो होती है, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए डी की वैल्यू 0 होती है और साथ ही साथ में d1 d2 d3 की वैल्यू भी 0 होती है। लेकिन यहाँ पर हमें चेक करना है लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए। तो जैसे हम लैम्डा इज इक्वल टू 2 यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर हमें नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी। तो इसका मतलब है d1 नॉन जीरो आ गया। अब हमें आगे d2 और d3 की वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। d0 आ गया और इन तीनों में से d1 d2 d3 में से कोई एक जीरो आना चाहिए, नॉन जीरो आना चाहिए। तो d1 नॉन जीरो आ गया, तो हमारा ऑप्शन जाएगा नो सॉल्यूशन व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 2। इट इज योर करेक्ट आंसर। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। सो इट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो लेट्स सी अगेन दिस सॉल्यूशन। Now let's see, it is the another question. It is a very good question and very important for us because ये क्वेश्चन आपका IIT जी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा, इसलिए मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या गिवन है, 3 इक्वेशंस गिवन है और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन गिवन है। तो आपको इसकी वैल्यू चाहिए 1/1 प्लस a, 1/1 प्लस b एंड 1/1 प्लस c। तो सबसे पहले इन तीनों इक्वेशन को अपनी जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी सारे वेरिएबल्स को हम एलएचएस साइड में ले आएंगे। तो x माइनस ए वाई minus az is equal to 0, it is the first equation, and now it is minus bx plus y and minus bz is equal to 0, it is the second equation, and similarly minus cx minus cy plus z is equal to 0, it is the third equation, and now there are 0 in RHS side, कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, 0 आ गया। तो ये सिस्टम कैसा सिस्टम है, आई थिंक आप जान रहे होंगे कि ये होमोजीनियस सिस्टम है, और होमोजीनियस सिस्टम में जब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होते हैं तो एक स्पेशल कंडीशन हम क्रैमर रूल में स्टडी करेंगे, और वो स्पेशल कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं। सपोज करो ये सिस्टम हमारा है ax इज इक्वल टू b टाइप वाला। अब इस तरह के सिस्टम में दो कंडीशंस होती है, एक कंडीशन जब डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू 0 आ जाए, और दूसरी कंडीशन जब डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू 0 नहीं आए। तो जब डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू 0 आ जाए, ax इज इक्वल टू 0 वाले केस में डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू 0 आ जाए, तो उस कंडीशन में हमारे जो सॉल्यूशंस होते हैं वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस होते हैं, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। और जब डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू 0 आ जाए तो उस कंडीशन में ट्रिवियल सॉल्यूशन हमें मिलते हैं। तो ये दो कंडीशंस आपको ध्यान रखनी होगी, एक तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन और एक ट्रिवियल सॉल्यूशन। जब डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू 0 आ जाएगी तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेंगे। तो यहां पर हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन गिवन है कि इन सिस्टम के हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेंगे। तो इट मींस क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग डिटरमिनेंट ऑफ d की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि थ्योरी आपको ये कहती है कि होमोजेनियस सिस्टम में अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन अगर आपको मिलते हैं तो डिटरमिनेंट ऑफ d की वैल्यू 0 होती है। अदरवाइज अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन अगर आपको मिलते हैं तो डिटरमिनेंट ऑफ d की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होती है। और आप सब जानते हैं डिटरमिनेंट ऑफ d हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ d फाइंड आउट करने के लिए हमें इन इक्वेशंस के x y z के कोएफिशिएंट लिखने होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में x के कोएफिशिएंट, सेकंड कॉलम में y के कोएफिशिएंट लिखने हैं, और थर्ड कॉलम में z के कोएफिशिएंट हमें लिखने होते हैं इस तरह से, इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद हमें थोड़े से ऑपरेशन अप्लाई करने हैं जीरो बनाने के लिए। जैसे आप इसको 0 बना सकते हो, इसको 0 बना सकते हो, तो C2 गोज टू C2 और यहां पर भी 0 बन सकता है, तो C1 गोज टू C1 माइनस C3 आ सकता है, एंड इसको 0 बनाने के लिए C2 गोज टू C2 माइनस C3 आ सकता है। दीज टू ऑपरेशन आर अप्लाइंग दिस डिटरमिनेंट। तो यहां पर ये हो जाएगा 1 प्लस a, यहां पर माइनस b प्लस b 0 हो गया, यहां पर हो जाएगा माइनस c एंड माइनस 1। सिमिलरली यहां पर ये 0 हो गया, यहां पर हो जाएगा 1 प्लस b, और यहां हो जाएगा माइनस c माइनस 1, और थर्ड कॉलम एज इट इज रहेगा। अब उसके बाद हम इस डिटरमिनेंट को ओपन करेंगे, तो 1 प्लस a एज इट इज, उसके बाद ये कॉलम और ये रो गया, तो यहां बचेगा 1 प्लस b, और यहां पर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस b एंड इट इज माइनस c माइनस 1, और फिर माइनस a के लिए हम इसको ओपन करेंगे, तो ये कॉलम और ये रो गई, 0 आएगा एंड इट इज माइनस माइनस प्लस, तो ये यहां पर अगर माइनस लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस b एंड 1 प्लस c बचेगा ओनली, इज इक्वल टू 0। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले इसको इससे करेंगे, तो 1 प्लस a
1 प्लस बी आएगा, फिर इसको इससे करेंगे माइनस कॉमन लेते हुए, तो 1 प्लस ए 1 प्लस सी आएगा, और यहां पर इनको भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 प्लस बी एंड 1 प्लस सी बचेगा इज इक्वल टू 0। अब हमें अपोन में यानी डिवाइड में 1 प्लस ए 1 प्लस बी और 1 प्लस सी चाहिए, तो हम इस पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए 1 प्लस बी एंड 1 प्लस सी से। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस ए 1 प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल यहाँ पर 1 प्लस सी बचेगा। सिमिलरली 1 प्लस ए और 1 प्लस सी यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल यहाँ 1 प्लस बी बचेगा, और इसी तरह से यहाँ पर 1 प्लस बी और 1 प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस ए बचेगा। लेकिन हमें वैल्यू इसकी चाहिए 1 अपॉन 1 प्लस ए 1 अपॉन 1 प्लस बी, तो यानी अभी यहाँ पर कैलकुलेशन अभी बाकी है, क्योंकि यहाँ पर हमें 1 चाहिए, जबकि यहाँ आ रहे हैं बी और ए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सोल्व करने के लिए यहाँ जो बी दिखाई दे रहा है इसमें 1 ऐड करेंगे और 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी यही काम करेंगे। उसके बाद हम इनको सेपरेट कर लेंगे 1 अपॉन 1 प्लस सी एज इट इज। यहाँ पर अगर इसको सेपरेट किया तो माइनस का 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस का 1 अपॉन 1 प्लस बी आएगा। सिमिलरली यहाँ पर 1 प्लस ए अपॉन 1 प्लस ए करेंगे तो माइनस का 1 एंड माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 1 प्लस ए आएगा इज इक्वल टू 0। एंड फाइनली 1 अपॉन 1 प्लस ए 1 अपॉन 1 प्लस बी और 1 अपॉन 1 प्लस सी की जो वैल्यू आएगी, आप देख रहे हैं माइनस 1 और माइनस 1 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 2। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो आ गया प्लस का 2। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को जब हमने सॉल्व किया तो हमें एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ ध्यान रखनी है कि हमें जो फैक्टर्स बनाने हैं वो इसी फॉर्मेट में बनाने हैं, 1 प्लस ए 1 प्लस बी और 1 प्लस सी। इसीलिए मैंने यहाँ पर ये दो ऑपरेशन अप्लाई किए। अदरवाइज मैं अगर इसको सॉल्व करता, सपोज करो अगर मैं ये दो ऑपरेशन अप्लाई नहीं करता और इसको डायरेक्टली इसको सॉल्व करने की कोशिश करता, तो हो सकता है कि ये फॉर्मेट आपका नहीं बन पाए। तो इसलिए आप जो भी फॉर्मेट आपको रिक्वायरमेंट है उस फॉर्मेट को अगर आप शुरू से ही बना के चलोगे देन यू विल गेट द आंसर करेक्टली। तो आपको आंसर हमेशा करेक्ट ही मिलेगा। तो नाउ लेट्स सी दिस सॉल्यूशन अगेन। अभी हमारे सामने एक और नया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आईआईटी जी मेंस एग्जाम्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। होमोजेनियस इक्वेशंस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसके आरएचएस साइड में 0 0 0 है और आपको इस क्वेश्चन में गिवन है नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो जब भी किसी होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में नॉन जीरो सॉल्यूशन गिवन हो तो आप समझ जाना वहां पर केस क्या लगेगा, डिटरमिनेंट ऑफ डी इज इक्वल टू 0। इट इज ऑटोमेटिकली गिवन, क्योंकि जब भी नॉन जीरो सॉल्यूशंस आता है गिवन तो इसका मतलब ये है कि आपके डिटरमिनेंट ऑफ डी की वैल्यू 0 होगी। तो हमारी जो इस क्वेश्चन की शुरुआत है वो यहीं से होनी है, डिटरमिनेंट ऑफ डी इज इक्वल टू 0 इज गिवन। ये आपको एक तरह से इनडायरेक्टली फॉर्म में गिवन है। अब आपको डिटरमिनेंट ऑफ डी की वैल्यू लिखनी है। फर्स्ट कॉलम में x के कोएफिशिएंट लिखने हैं, सेकंड कॉलम में आपको y के कोएफिशिएंट लिखने हैं और थर्ड कॉलम में आपको z के कोएफिशिएंट लिखने हैं और फिर इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो k की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम इस डिटरमिनेंट को अब आगे सॉल्व कर रहे हैं। 3k प्लस 8 माइनस k, ये कॉलम और ये रो गया, -9 प्लस 4 आएगा एंड देन 4 प्लस 3, ये रो ये कॉलम हट गया, 12 माइनस 2 क्या आएगा इज इक्वल टू 0। अब हम इसको फर्दर सिंपलीफाई करेंगे और k की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर ये आ गया प्लस 5k और यहाँ आ गया 36 माइनस 3 2 6k। अब लाइक टर्म्स जो है उन्हें आप कलेक्ट कर लें, -3k माइनस 6k और प्लस 5k, तो माइनस का 4k बचेगा, 8 एंड 36 प्लस 44 आएगा। तो यहाँ से अगर आप k वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 44 अपॉन 4 दैट इज k इज इक्वल टू 11। तो इस तरह से k की वैल्यू 11 आ गई। अब हम इस k की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देन यू विल गेट x प्लस 11y प्लस 3z इज इक्वल टू 0 एंड इट इज 3x प्लस 11y माइनस 2z इज इक्वल टू 0 एंड द थर्ड इक्वेशन इज 2x प्लस 4y माइनस 3z इज इक्वल टू 0। सो दीज आर द थ्री इक्वेशंस। हमने इन तीनों इक्वेशंस में k की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हम इनकी वैल्यूज निकालेंगे। फॉर एग्जांपल 1 और 3 को हम इक्वेशन नंबर 1 और 3 को ऐड कर देंगे, उससे z कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ लेट्स सी x प्लस 11y प्लस 3z इज इक्वल टू 0 एंड देयर आर 2x प्लस 4y माइनस 3z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 3z से 3z कैंसिल हो गया एंड यू विल गेट दिस वैल्यू। सो द वैल्यू ऑफ y इज कम, y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3x माइनस 3x अपॉन 15 दैट इज माइनस 1 अपॉन 5x। इस तरह से हमने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली x की फॉर्म में। अब इसी तरह से अगर यहाँ पर देखा जाए
तो यहाँ पर हमने 11y को कैंसिल आउट करना है। सपोज करो तो हमने 1 और सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 1 और 2 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे देन यू विल गेट इट इज 11y प्लस 3z इज इक्वल टू 0 एंड देन इट इज 3x प्लस 11y माइनस 2z इज इक्वल टू 0। साइन चेंज आप कर देंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस 2x आएगा यहाँ पर और यहाँ पर आएगा 5z इज इक्वल टू 0। देन यू विल गेट माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 5z एंड देन x इज इक्वल टू 5z अपॉन 2। इट इज द वैल्यू ऑफ x। नाउ लेट्स सी दीस टू सॉल्यूशन। अब हम यहाँ पर ये जो x की वैल्यू आई, इस x की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा जो y का वैल्यू है वो भी z की फॉर्मेट में आ जाएगा। इट इज 5z अपॉन 2। सो 5 and 5 is cancel and you will get minus z upon 2। इस तरह से y की वैल्यू भी z की फॉर्म में आ गई। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी xz अपॉन y स्क्वायर की, तो xz अपॉन y स्क्वायर। तो सबसे पहले x की वैल्यू तो है 5z अपॉन 2, ये x की वैल्यू आ गई 5z अपॉन 2। देन z को एज इट इज रहने देना है और y की वैल्यू है माइनस z अपॉन 2, माइनस z अपॉन 2 स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे देन यू विल गेट 5z स्क्वायर अपॉन 2, ये ऊपर आ जाएगा 4 बन जाएगा अपॉन z स्क्वायर। अब z स्क्वायर से z स्क्वायर कैंसिल, 2 2 जा 4 एंड फाइनली यू विल गेट 10। तो इस तरह से xz अपॉन y स्क्वायर की क्या वैल्यू आ गई 10। तो 10 इज योर करेक्ट ऑप्शन। वहां पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे थे, उनमें से 10 आपका करेक्ट ऑप्शन जाएगा। तो इस तरह से इसका हमने सॉल्यूशन किया। तो लेट्स सी दिस सॉल्यूशन अगेन। तो आपने आज के इस वीडियो में बहुत कुछ जान लिया है, बहुत कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए। नॉन होमोजेनियस सिस्टम के भी क्वेश्चन सॉल्व किए और होमोजेनियस सिस्टम के भी हमने बहुत से क्वेश्चन आज सॉल्व किए हैं क्रैमर्स रूल के थ्रू। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्रैमर्स रूल में क्या क्या होता है। मींस क्रैमर रूल्स की जो कंडीशंस हैं, वेदर द सिस्टम इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन्हें आपको बहुत अच्छे ढंग से लर्न करनी है। ये सारी कंडीशंस आपको बिना कंफ्यूजन के लर्न करनी है, बिकॉज विदाउट दीज कंडीशंस आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे क्रैमर रूल से, जो भी आपके कंपटीशन एग्जाम में आएगा। इसलिए सबसे पहला काम है इन कंडीशंस को ढंग से लर्न करना। उसके बाद किस तरह से हम इस कंडीशंस को अप्लाई करते हैं, उसके लिए आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए हैं, कुछ क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दूंगा आपको एज ए वर्कशीट। तो जैसा कि मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक किया करो। देयर आर होमवर्क, वहां पर मेरी तरफ से एक होमवर्क आपके लिए होता है जिसको आपको करना होता है। लेकिन मैंने देखा कि अभी तक कोई ज्यादा क्वेरीज मेरे पास स्टूडेंट्स की आ नहीं रही है उन होमवर्क से रिलेटेड। इसका मतलब ये हुआ कि या तो आप इस वीडियो को पूरा नहीं देख पा रहे हो, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो और नहीं कोई प्रैक्टिस कर रहे हो। तो आपको सबसे पहले ये जरूरी है कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, बिकॉज मैं पहले भी कह चुका हूं प्रैक्टिस मेक द परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकती है। अदरवाइज कोई हमारे पास शॉर्टकट मेथड इसका सक्सेस का नहीं होता। तो आपको आज ये अपने मन में सोचना है कि मुझे हार्ड वर्किंग करनी है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको एक बहुत छोटी सी स्टोरी भी सुनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि हार्ड वर्किंग से ही आपको सक्सेस मिलेगी। विदाउट हार्ड वर्किंग के आपको सक्सेस मिल ही नहीं सकती, क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो आपको आज से ही ये सोच लेना है कि मुझे हार्ड वर्किंग करनी है और मुझे मेरे टारगेट को अचीव करने के लिए जितना ज्यादा मैं इस स्टडी को टाइम दूंगा उतना मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। तो आज के वीडियो में बस मैं इतना ही कहूंगा और अब नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने बहुत जल्द लेकर आऊंगा। आपको अगर ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को शेयर जरूर करिए। सो गुड बाय एंड टेक केयर।